हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है एसएससी सीजीएल एग्जाम। जी हाँ, एसएससी सीजीएल एग्जाम के मद्देनजर जो 2022 की आपकी एग्जाम हो रही है उसके अंदर जो 9 दिसंबर के आल शिफ्टों के यहाँ पे जी हाँ 9 दिसंबर का एनालिसिस लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुके हैं। आज बात करने वाले हैं 9 दिसंबर में पूछे गए सभी शिफ्टों के जीके जीएस के टॉप 100 जी हाँ जी जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का रियल एनालिसिस यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के आगे आने वाली जो भी वीडियो आप सभी का नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय से देखकर अपनी जो आगे की एग्जाम है उसमें दोस्तों प्रिपरेशन कर सके। तो आज बात करने वाले हैं 9 दिसंबर की सभी शिफ्टों के जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनके बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना समय खराब करते हुए आरंभ करते हैं आज के इस सेशन का। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो बकमिनिस्टर होता है फुल्लीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे फुल्लीन दोस्तों जो कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का 3 अपरूप होते हैं जिसमें से एक फुल्लीन भी होता है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुल्लीन है। इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों फुल्लीन की बात की जाती है तो ये जो बकमिनिस्टर फुल्लीन है, फुल्लीन के एक परिवार से संबंधित है। तो बकमिनिस्टर फुल्लीन फुल्लीन के ही परिवार से संबंधित है। इसका नाम बकमिनिस्टर मिस्टर फुल के नाम से फुलर के नाम से पड़ा। इस अणु में कार्बन की छोटी इकाइयां एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड जी हाँ एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, यानी कि इसमें 20 हेक्सागोनल बॉन्ड होते हैं और 12 पेंटागोनल बॉन्ड होते हैं। और बात की जाती है फुल्लीन जो दोस्तों कार्बन के 60 परमाणु से जी हाँ 60 परमाणु की संख्याओं से जुड़ा होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो फुल्लीन में कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन में जो परमाणु की संख्या होती है 60 होती है, आपको यह पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो जो हरित क्रांति लाई गई थी इसका संबंध किस फसल से है, या हरित क्रांति लाने से दोस्तों किस फसल को सबसे ज्यादा जो फायदा महसूस हुआ उसके बारे में पूछा गया है। तो हरित क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा गेहूं व चावल जी हाँ गेहूं और चावल की उपज वाली किस्मों के तहत ही फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। जी हाँ जो हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और चावल की जो फसल में दोस्तों काफी वृद्धि हुई, आपको यह पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो असम से दोस्तों जो नए साल में पारंपरिक रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है पूछा गया है। तो असम में एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है बिहू त्योहार जो असम का प्रमुख त्योहार है, यह तीन बिहू एक साल में बनाए जाते हैं। पहला होता है बोहाग बिहू जी हाँ बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू इसे कहा जाता है, और इसे बैसाख यानी दोस्तों अप्रैल के मध्य माह में मनाया जाता है। दूसरा होता है माघ बिहू को जनवरी या जो दोस्तों कार्तिक में मनाया जाता है। फिर बात की जाती है काटी या कार्तिक जो अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। इस 3 प्रकार के जो बिहू होते हैं जिनमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नए साल के रूप में, तो नए साल के रूप में दोस्तों जनवरी के मध्य नए साल के रूप में माघ बिहू बनाया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए था माघ बिहू आपका ऑप्शन होना चाहिए था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज ही की शिफ्ट में कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों अपने भारत में 3 नदियां ऐसी है जो कि अपनी भ्रंश घाटी से बहती है। जी हाँ भ्रंश घाटी से बहती है जिनमें नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है एक भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो नर्मदा ताप्ती दोस्तों ये 2 नदियां जो आपको ऑप्शन में दिया गया था, जिनमें नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है जो कि एक अपनी रिफ्ट घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यह किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों यह है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको यह पता होना चाहिए। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी है दोस्तों, इसे सबसे लंबी नदी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है। तो जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना है किस सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जाता है हरियाणा सरकार। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जी हाँ महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा जी हाँ हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उन्हें एक प्रोत्साहन राशि प्रदान की है, और इस योजना का नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। जी हाँ तो यह जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। चलिएगा
अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज ही की शिफ्ट में कि भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो जो भारत का पहला राज्य जिसे धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये धुआं मुक्त राज्य घोषित करने से पीछे कारण यह है कि जो भारत सरकार की जो उज्ज्वला योजना लागू की गई थी, जी हाँ, उज्ज्वला योजना जो लागू की गई थी उसमें जो प्रथम स्थान आता है, उज्ज्वला योजना में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है उसे ही धुआं मुक्त घोषित किया गया है। और उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई थी, उसके तहत सभी को दोस्तों एक सिलेंडर मुक्त प्रदान किया गया था। उसमें जो हिमाचल प्रदेश की बात की जाती है, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करता है, हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करता है और इसे ही दोस्तों धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पे हर घर सिलेंडर हो चुका है, या जो उज्ज्वला योजना के जो लाभान्वितों की संख्या दोस्तों हर घर में पहुंच चुकी है। तो यह हिमाचल प्रदेश आपका आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे बात करें केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत दिसंबर 2019 में हिमाचल देश का पहला एलपीजी युक्त, तो दोस्तों एलपीजी युक्त हो चुका है, तो वह धुआं मुक्त होगा ही। इसी माध्यम से यहाँ पे इसको जो हिमाचल को प्रदेश को धुआं मुक्त राज्य घोषित किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की थी। जो पुणे महाराष्ट्र में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से बात की जाती है दोस्तों रोहिणी भाटे, जी हाँ, रोहिणी भाटे ने 1947 में पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। तो दोस्तों बात की जाती है नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की, तो स्थापना की रोहिणी भाटे ने, जी हाँ, स्थापना की रोहिणी भाटे ने। कब की गई, 1947 में। कहाँ की गई, पुणे महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये तमाम क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो भविष्य में अब इनमें से कोई क्वेश्चन अवश्य ही छपने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी वह 1498 में की गई, किसके द्वारा, जी हाँ, जो पुर्तगाली वास्को डी गामा के, जी हाँ, पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, है आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये दोस्तों आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, गैल-लुसाक का नियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था या खोजा गया था। तो दोस्तों जो गैल-लुसाक का नियम है किस वर्ष से प्रतिपादित या खोजा गया था, तो 1808 में खोजा गया था और 1809 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों ये आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो 2021 की थीम पूछी गई थी, 2021 की थीम थी इसकी कल्याण के लिए योग या योगा फॉर वेलनेस। जी हाँ, योगा फॉर वेलनेस, ये 2021 की थीम थी। और अब बात की जाए 2021 की पूछी जा चुकी है, तो आने वाली शिफ्टों में 2022 की पूछी जा सकती है। तो 2022 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है वह है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। जी हाँ, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। इस बार 2022 की, जी हाँ, 2022 की थीम रखी गई है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से काफी टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट के अंदर। तो बात करें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है वह 10 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 10 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मुख्य रूप से स्थित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घर होते थे। तो दोस्तों मेहरगढ़ के बारे में बात की जाती है, तो मेहरगढ़ में दोस्तों यह है जो सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेहरगढ़ के घर आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते थे। जी हाँ, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर होते हैं जो कि मेहरगढ़ में घर होते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो दोस्तों जो सितारा देवी है एक महत्वपूर्ण कथक डांस है। जी हाँ, कथक नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना सितारा देवी कथक से संबंधित है, आपको यह पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं भेजे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य नृत्य है उनके बारे में यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है चेड़ी है, छरई है, नती है, डांगी है, छपेली है, महासू है, जाली है और दमन है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक और यहाँ का प्रसिद्ध है नाव डंडा। जी हाँ, नाव डंडा
नाव डंडा लोक नृत्य भी यहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध और ये एसएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के हम देख चुके हैं, जिनमें एक बार फिर से देखते हैं, चेडी है, छरई है, नती है, डांगी है, छपेली है, महासू है, झाली है, दमन है और नाव डंडा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यह एसएससी में क्वेश्चन छप भी चुका है, इसीलिए दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि जो नाव डंडा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस की सहायता से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है, जो बुझा हुआ चूना होता है CaOH2, इसमें जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पे CaOCl2 तो निकलता है और यहाँ पे H2O, जी हाँ, पानी भी बनता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरीन गैस होती है। जी हाँ, क्लोरीन गैस के कारण यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है या विरंजक चूर्ण जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो एक क्लोरीन है या CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, इसका उपयोग बड़े पैमाने पर, जी हाँ, कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में भी किया जाता है। जी हाँ, कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये इसका जो क्लोरीन होने के कारण दोस्तों जब इसे जल में गिराया जाएगा तो क्लोरीन बाहर निकलती है और ये क्लोरीन बाहर निकलने के कारण दोस्तों यह जो कीटाणु का नाश कर देती है, इसलिए क्लोरीन को भी कीटाणुनाशक कहा जाता है। तो आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस वर्ष की जनसंख्या के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई थी? तो दोस्तों जब बात की जाती है 1991 की, जो जनगणना करवाई गई थी, तो उस समय हमें 1981 में जो वृद्धि दर प्राप्त हुई वह 24.7% थी, जबकि जो 1991 में यह घटकर 23.9% रह गई है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो 1981 से में जो जनगणना की गई और जो 1991 में जनगणना की गई, उसमें जो वृद्धि दर थी वह घटकर दोस्तों 23.9% रह जाती है, जबकि 1981 में उससे प्रीवियस जो जनगणना की गई थी उसमें वृद्धि दर 24.7% थी। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें अंतर है समथिंग 0.8%। जी हाँ, 0.8% की कमी आई थी, जो कि 1991 की जनसंख्या की जो जनगणना करवाई गई थी उसके मद्देनजर हमें प्राप्त हुई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये राजस्थान की मशहूर डांसर है जो है गुलाबो सपेरा, और यह राजस्थान का प्रमुख जो लोक नृत्य है कालबेलिया नृत्यांगना है। जी हाँ, कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, जो कि दोस्तों इसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह दोस्तों कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल खेल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों जो पेनल्टी शूट दिया जाता है उसके जो खिलाड़ी उसको रखकर जो गोल करता है, इस प्रकार से दोस्तों फुटबॉल का ग्राउंड होता है जिसमें इधर होता है और यहाँ से दोस्तों पेनल्टी शूट आउट इस प्रकार से दिया जाता है, यहाँ पे गोल होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी गई थी, तो यहाँ से यहाँ 12 गज की दूरी। जी हाँ, यहाँ से जो दूरी पूछी गई थी दोस्तों, जहाँ पे फुटबॉलर वहां पे रखकर इसको गोल करता है, तो 12 गज की दूरी होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी होने पर किस रीट का उपयोग किया जाता है? तो जो गैर कानूनी तरीके से यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण इन दोस्तों के द्वारा आप रीट लगा सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट अलग रीट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट अलग रीट जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, जो हमें पॉलिटी क्लास होने वाली है यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे पूछा गया आज के सेशन में, आज की जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया है कि गैर कानूनी तरीके से यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किस प्रकार की रीट आप लगा सकते हैं या दायर कर सकते हैं? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के दोस्तों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि ऋषभ पंत है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आज यह दोबारा रिपीट किया गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों बात की जाती है आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 में आयोजन हुआ है, यह कौन सा संस्करण था? तो संस्करण की बात की जाती है तो यह 7वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जो विजेता रहता है, विजेता यहाँ पे मेजबान ऑस्ट्रेलिया रहता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पे विजेता रहता है। और जो उपविजेता की बात की जाती है तो उपविजेता में दोस्तों भारत की टीम थी। जी हाँ, उपविजेता रहता है वह भारत की थी। और दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रन से हरा कर टूर्नामेंट जीता था। तो आपको यह पता होना चाहिए।
चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत के किन शहरों में नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा गया था, नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है वह यहाँ पे 3 जगह किया गया है, जो एक तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में किया गया है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, मडगांव गोवा में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में, गोवा में और यहाँ पे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार दिए गए थे आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में डाकघर बचत के अन्य जमा जो मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है, तो किसे यहाँ पे कौन सी मुद्रा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों बात की जाती है भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा डाकघर बचत के अन्य जमा जैसे पूर्ति की आपूर्ति के लिए M4 माप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो डाकघर बचत के अन्य जमा M4 मुद्रा आपूर्ति में शामिल की गई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वह कोशिका होती है, और कोशिका या सेल को दोस्तों शरीर की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि लावा से कौन सी मिट्टी बनती है। तो दोस्तों जो लावा निकलता है पृथ्वी के भूगर्भ से, तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, और ये जो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, और ये रेगुर मिट्टी जो कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। तो ये दोस्तों यह भी पता होना चाहिए जो काली मिट्टी में दोस्तों जो कपास की खेती की जाती है, यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे ज्यादातर जो काली मिट्टी पाई जाती है वह गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से इन 4 राज्यों में पाई जाती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है पीएच से, तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। जी हाँ, वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। और दोस्तों यह इस प्रकार से एक स्केल बनाया गया है जिसके मध्य में यहाँ पे जो शून्य अंकित होता है, और इधर दोस्तों 1 2 3 इधर 7 तक जाता है और इधर 7 तक जाता है। तो यहाँ इधर अम्लीय होता है और इधर क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से इसकी खोज की गई थी, तो आपको यह पता होना चाहिए। बीच में उदासीन होता है, और यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक, जी हाँ 0 से लेकर 7 तक तो जो मान आता है वह अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 तक जो मान आता है वह क्षारीय होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और जो बीच में 7 आता है, जी हाँ बीच में जो 7 आता है वह उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच पूछा गया है। तो उदासीन विलयन का पीएच, जी हाँ जो उदासीन विलयन का पीएच होता है वह 7 होता है, आपको यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें 0 से 7 तक अम्लीय होता है, और यहाँ पे 7 से 14 तक जो क्षारीय माप होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो प्रबल अम्लीय होगा उसका मान 0 होगा, और प्रबल क्षारीय का मान 14 होने वाला है। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कुमकुम मोहंती की, तो यह दोस्तों ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो कुमकुम मोहंती है वह ओडिसी नृत्यांगना है, और इन 2005 में पद्मश्री, जी हाँ 2005 के अंदर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको यह पूछा गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए किसको नियुक्त किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अशोक के द्वारा जो मौर्य वंश के अंदर हुआ करते थे, अशोक जो तीसरा शासक था, अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, आपको पता होना चाहिए। धम्म के प्रसार के लिए इन्हें धम्म महात्मा, जी हाँ धम्म महात्मा के रूप में भी जाना जाता है। जो राजा अशोक थे इन्हें धम्म महात्मा के रूप में जाना जाता है, जो लोगों को धम्म के बारे में पढ़ाने के लिए जगह जगह जाते थे। जी हाँ जो धम्म के बारे में पढ़ाने के लिए जगह जगह जाते थे। इस प्रकार से आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा राज्य के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, जी हाँ जो यह योजना आरंभ की गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चाय के बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना लागू की गई है। त्रिपुरा में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वहां त्रिपुरा में चाय के बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए वहां पे उनकी सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए, जैसे आवास है, राशन है, वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए
त्रिपुरा और केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना लागू की गई है। यह योजना आपको पूछा गया था। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात कर चुके हैं जो भी 9 दिसंबर को सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली इस प्रकार की समस्त वीडियो आप सभी को समय से मिल सके और आप अपनी जो आगे आने वाली यदि आपकी शिफ्टों में एग्जाम है तो उसका भी दोस्तों एनालिसिस कर सके। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।